बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। आज हम सबसे पहले प्रोग्राम में बजट के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की माली साल 2025 और 26 उसकी मौशी कारकर्दगी और हुकूमत की जानिब से जो आज नेशनल इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश किया गया, इस सर्वे के हवाले से भी बात करेंगे और इसका कुछ तज्जिया भी करेंगे। हुकूमत का ये दावा है कि पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन रहा। ये जो हमारा फिस्कल ईयर आज ख़त्म हो रहा है 2025 और 26, वो ये कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर कि GDP ग्रोथ 3.7% तक रही है। जो टारगेट था वो 4% था। अफरात ज़र में भी वो बता रहे हैं कि नुमायाँ कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ और मुख्तलिफ मुआशी शोबों में बेहतरी देखने में आई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तरक्की की बातें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने की हैं सर्वे के दौरान, क्या ये ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं या नहीं है? क्या आपको ज़मीनी तौर पे ये नज़र आते हैं, कहीं पे नहीं नज़र आते, या ये जो बेहतरी है वो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तक ही महदूद है? अब जो ये सर्वे है 2025-26 उसके मुताबिक पाकिस्तान की मौशी शरह नमू वो 3.7% रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़श्ता साल की 3.18% शरह नमू से ज़्यादा, यानी कि जो आपका GDP ग्रोथ है। इसी तरह फ़ीकस आमदनी की बात हुई, वो $1751 से बढ़कर $1901 तक पहुंच गई। मालियाती खसारा ये कम होकर GDP के 0.7% तक महदूद रहा और टैक्स महसूलात 11.3% इजाफा इनमें रिकॉर्ड किया गया। अब हुकूमत इन आदाद शुमार को मुआशी इस्तेहकाम करार देती है और अपनी जो पॉलिसी है उसकी कामयाबी का सबूत भी करार देती है। यानी कि ये नंबर्स जो मैंने आपको बताए, और भी जाहिर है बहुत से नंबर्स हैं, इनको हुकूमत की तरफ से सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन इन दावों का मवाजना वो बैनुल-अक़वामी और आज़ाद मुआशी रिपोर्ट से किया जाता है, तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर हमारे सामने आती है। आलमी इदारों और आज़ाद इक़्तिसादी तज्ज़ियों के मुताबिक अगरचे पाकिस्तान जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम अगर हासिल कर भी ले कुछ हद तक जो हुआ, लेकिन गुर्बत की बात है, पावर्टी, इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोज़गारी, लोगों के पास यहाँ पे ना तो कोई रोज़गार है, फिर सरमायाकारी नहीं है। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं, या अगर आपके अपने लोग पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्ट नहीं करते, सनती सुस्त रवी है, हमारी सनतें बंद हो रही हैं और कमज़ोर बरामदी बुनियाद जैसे मसाइल वो अब भी मौजूद हैं। जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए तो वहाँ पे हम उनको बिल्कुल कहीं ख़त्म होने के करीब या बहुत कम होते हुए देखते हैं। अब बाज़ रिपोर्ट्स वो ये भी बताती हैं कि गुर्बत की जो परसेंटेज है पाकिस्तान के अंदर, उसमें बहुत बड़ी हद तक इजाफा हुआ है, जबकि मुआशी तरक्की की रफ्तार, आबादी में इजाफा होता जा रहा है, तो उसकी रफ्तार से वो बहुत ज़्यादा नुमायां नहीं है। आप देखें कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके साथ जाके वो कहीं पे आपको बैलेंस दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से फिर होता यह कि एक आम शहरी उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास, आप कह सकते हैं कि उसके लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आई इस साल भी। अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें ज़रई शोबे की तरक्की वो 2.89% और सनती शोबे की तरक्की 3.5% बताई गई है। लेकिन यही सर्वे ये भी तस्लीम करता है कि हुकूमत अपने 4.2% मजमूई जो तरक्की का हदफ है, जो मैंने पहले बात की है GDP ग्रोथ, वो 3.7 तक जाके कहीं पर स्टक हुआ, तो उस हदफ को हासिल करने में हुकूमत एक बार फिर से नाकाम रही। अब उसके साथ साथ जो ज़राअत या मदनियात, ट्रांसपोर्ट और बाज़ दीगर शोबे, वो भी अपने मुकर्ररा अहदाफ से कम कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हुए। जो उनके टारगेट्स थे वो फुली अचीव नहीं हुए। अब इस सबसे जाहिर ये होता है कि अगरचे मईशत में कुछ, आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जो मैं बात कर रही हूँ, अगर उस लेवल पे जाके कुछ मस्बत तब्दीलियाँ ज़रूर आई होंगी, लेकिन उन्हें मुकम्मल और पायदार तरक्की नहीं करार दिया जा सकता। और अगर मेरी ये बात गलत है तो मेरे साथ आज प्रोग्राम में कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या जो मैं बात कर रही हूँ कि ये फिस्कल ईयर हमारा 2025-26 जो था वो पाकिस्तान की मईशत को ऊंची उड़ान उसने उड़वा ली या नहीं। अब उसके अलावा फिर ये कि हुकूमत महंगाई में कमी को भी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है इस वक्त, लेकिन आम शहरी, बल्कि हम खुद भी, आप जितने भी लोग इस वक्त अगर मुझे देख रहे हैं, आप लोग जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपको खुद वाज़े फ़र्क ज़रूर महसूस होता है। आम शहरी की जो क़ुव्वत ख़रीद है, फिर जो घरों के अंदर बिजली या गैस होती है उसके बढ़ते हुए निर्ख, बिल वास्ता टैक्सेस हैं, तो इनमें इजाफा जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अखराजात, वो अब भी आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो यही वजह है कि अपोजिशन जमातें और बाज़ माहिरीन मुआशियात हुकूमती दावों पर सवालात उठा रहे हैं। और हमारा भी आज प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाए इस साल में, और अगले आइंदा आने वाले बजट के लिए हुकूमत ने जो भी इस वक्त तक ड्राफ्ट मार्केट में या आवाम को बताया है,
तो उस पर हम बात करेंगे, और जो नाकामियां हैं या कुछ और कमियां हमें कहीं पर दिखाई देती हैं तो उस पर भी बात करेंगे। अब बजट पे तफसीलन बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया अतीकुर रहमान साहब ने, साथ मुझे ज्वाइन करे सैयद तंसील बुखारी साहब, और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया अशरफ मलखम साहब। आप सबका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, आज सर्वे भी आपने देख लिया, मीटिंग भी हुई थी कल, नेशनल इकोनॉमिक मीटिंग, उसके बाद आज सर्वे आया, तो क्या बजट के हवाले से हम क्या कह सकते हैं, क्या हुआ? बजट जी, आपने सर्वे में तो सुन लिया, सब अच्छा की बात की है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी, उनके साथ जो दूसरे अफराद बैठे थे, ख़ास तौर पे एहसन इकबाल साहब ने कहा कि व्हाट वी नीड कंटिन्यूटी, मतलब कि 4 साल लिटरली, अगर आप 2 साल पीडीएम के केयर टेकर इस मौजूदा गवर्नमेंट को गिने तो तकरीबन एक ही गवर्नमेंट बनती है। 4 साल के बाद स्टिल दे आर आस्किंग फॉर कंटिन्यूटी। 1 साल की जो परफॉर्मेंस है, कुछ फिगर मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जीडीपी ग्रोथ का टारगेट पूरा नहीं हुआ, हमारा जो पर कैपिटा इनकम थी वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ का टारगेट पूरा नहीं हुआ, इंडस्ट्री की ग्रोथ का टारगेट पूरा नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़कर 7% चली गई है। पॉवर्टी जो कभी 2018-19 में 18-19% थी, आज वो 25% है 2024-25 के फिगर्स के मुताबिक। एफबीआर टैक्स कलेक्शन का हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ। ये तो है गवर्नमेंट के इदाद शुमार, अब अच्छा कहें बुरा कहें तो ये अप टू यू एंड दूसरे मेरे मेहमानों के साथ कि ये कारकर्दगी अच्छी है या बुरी की ही है, तो मैं तो आपके सामने फिगर्स रखे हैं। इसके बावजूद भी अगर हुकूमत कहती है कि हमारी कारकर्दगी अच्छी है, मार्केट में जाके किसी शख्स से पूछ लें, मजदूरी करने वाला, दुकानदार, सनतकार, ज़्यादा इनकम वाले लोग, होटल इंडस्ट्री वाले लोग, किसी से पूछ लें, आपको कोई बंदा खुश नहीं मिलेगा। दूसरा, मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि हम एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी हैं। हमारे पिछले 2 साल में हुकूमत ने, ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब ने बहुत कोशिश करके हमें सरप्लस वीट से इस साल हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये हमारी एक सेक्टर की कारकर्दगी है। इंडस्ट्री हमारी फैसलाबाद जाके किसी से पूछ लें सब चीखें मार रहे हैं। अब बेहतरी कहाँ पे आई है, हमें ढूंढना पड़ रहा है कि बेहतरी कहाँ के आई है। रियल एस्टेट सेक्टर था, उसको अभी कुछ कंसेशन इस बजट में ऑलरेडी दे दी गई हैं। वो किस वजह से दी गई हैं अल्लाह जाने। एक तो एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए टैक्सेशन थी वो काम ख़त्म की है 7E। दूसरे कुछ शहरों में प्रॉपर्टी के रेट से जो FBR ने लगाए थे वो मार्केट वैल्यू से भी कुछ जगह ज़्यादा कर दिए थे, वो भी थोड़े से उन्होंने रिवर्स किए हैं। इसमें भी टैक्सेशन में कोई कमी आएगी। ये 2 तजावीज़ तो डन हो गई है, बाकी कुछ थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश हो रही है। बिजली, हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं रोज़ आके टीवी पे कहते हैं सस्ती होगी। अब हर बंदा रो रहा है कि मेरे बिजली के बिल में इजाफा हो गया। कोई किसी शोबे वाला, इंडस्ट्री वाला, घरेलू कमर्शियल, किसी से बात कर लें, हर किसी के बिल बड़े हैं। उसमें बहुत सेफली 40% तक गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। अब उसमें बिजली कम कहाँ हुई है, सवाए जो टीवी पे आके तकरीर करते हैं मिनिस्टर साहबान, उनके अलावा कहीं नहीं हुई। अब इस सूरत हाल में भी अगर हमारी हुकूमत कंटिन्यूटी चाहती है तो फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे सबसे पहले काम होगा। 4 साल के बाद भी उनको मज़ीद टाइम चाहिए, और 4 साल ये हैं। अब दोनों इत्तेहादी हुकूमतें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, जी बड़ी पार्टियाँ यही हैं। उनके साथ MKM में वो भी कमो बेश हुकूमत में ही रही है। इसके दरमियान तकरीबन 3.5 साल 4 साल एक PTI की गवर्नमेंट आई थी। अब सारी बुराई उसी के गले में है आज भी। जो 2008 से मुसलसल इक़्तिदार में है उनके ऊपर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलिए, इसमें आपका पॉइंट आ गया, लेने को तैयार नहीं। ठीक, तंसील साहब कुछ पॉइंट्स मेंशन किए मलखम साहब ने भी इकोनॉमिक सर्वे के। अब हुकूमत की तरफ से तो आज पूरा दिन आपने देखा फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरह से नंबर्स बताए अवाम को, और वो बड़ा लग रहा था कि हुकूमत सेलिब्रेट कर रही है। बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर ही हैज़ टू डिफेंड वो जो नंबर्स उनके पास हैं। लेकिन आप मुझे हकीकत बताइएगा, महंगाई कम होके वो कहते हैं कि 6.2% पे आ चुकी है कुछ ऐसा? और बाकी भी नंबर्स पे आप कॉमेंट कर सकते हैं। देखें जी, अभी भाई जो कह रहे थे ना कि सबकी चीखें निकल रही हैं, इस कौम के ऊपर खुदा ही रहम करेगा। 1947 से ही चीखें निकल रही हैं। आप अपने ही प्रोग्राम 2019 के निकाल लीजिएगा, 20 के और 21 के, तो चीखें तो निकलती आ रही हैं। किसी ने भी अपना हिस्सा डालने में कमी नहीं की। जो भी हुकूमत आई है उसने आगे पीछे के बहाने तराशे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। महंगाई की आप ये बात करते हैं, अगर महंगाई नहीं हुई है तो मिनिमम वेज क्यों बढ़ाई जा रही है? मिनिमम वेज तब बढ़ाई जाती है लेबर की और लेबर क्लास की और लो इनकम सेक्टर की
कि जब आपकी महंगाई हाथ से निकल जाती है। ये फिगर जगलरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ा कह लें चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने, जिसके अंदर मुझे तो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। वैसे हम सफारतकारी मुसलसल कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के खिलाफ, लेकिन इंडिया हमसे कम पे पेट्रोल दे रहा है, हम इंडिया से महंगा दे रहे हैं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, अगर कोई मुझे बता सके कि ये क्या वजह है कि एक आपकी वो फ्यूल लेवी है कि जो के पीछे शोर जब मचा कि 116 रुपए पर लीटर तो वो चार्ज कर रहे हैं। उससे तो भी ज्यादा। महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई का जो इंजन है वो पेट्रोल से चलता है। तो जब पेट्रोल नहीं है तो वो फिर महंगाई का बट्टा बैठा देता है और फिर लोगों के हाथों से कीमतें निकल जाती हैं। रही बात टारगेट्स और ये एफबीआर की, मैं अक्सर ये आज से नहीं 20 साल से एक बात कहता हूं कि हम बड़े खुश होते हैं कि एक वक्त में एफबीआर का टारगेट था 300 बिलियन, नेक्स्ट ईयर उन्होंने कर लिया 360, फिर किया जी 450। मैं अक्सर कहता था कि ये जो डिफरेंस होता है ये एक इन्फ्लेशन का होता है और एक आपका जो मुल्क में डॉलर स्टेबलाइज नहीं होता तो उसके जरिए से आता है। दोनों एलिमेंट में से कोई भी सामने फ्रंट पे अगर मूव करे तो उसकी वजह से ये चीजें आती हैं। तो टारगेट्स तो 15,000, 16,000, 14,000 बिलियन रख लिए जाते हैं, लेकिन कैपेसिटी मार्केट में ये देखें कि आया वही जिसे कहते हैं 300-400 या 500 यूनिट हैं जो पाकिस्तान को टैक्स पे कर रहे हैं। अभी आपकी ये ताजिर दोस्त आसान पहले स्कीम थी, अब कुछ और उसका नाम रख के लाया गया है। इसका रिस्पॉन्स खुदा जाने अब क्या आएगा। पाकिस्तान तो तजर्बा गाह है, तजर्बे किए जा रहे हैं, तजर्बे किए जा रहे हैं, तजर्बे किए जा रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एग्रीकल्चर के ऊपर शायद 2 साल पहले से टैक्स लगा दिया गया है। एग्रीकल्चर टैक्स जो है उसकी कलेक्शन सूबे क्यों नहीं बताते? 18वीं तरमीम पे तो शोर बड़ा मच जाता है। सर बताइए 0.06% है। हाँ, वो बताएं कि वो कलेक्शन कहाँ पे है। 0.06%। 0.06%। और अतीक साहब को भी जरा शामिल करते हैं गुफ्तगू में। अतीक साहब, हम बचपन से, आपने भी शायद अपने बचपन से, आई डोंट नो, लेकिन हमने तो अपने बचपन से ये देखा कि हालात अभी ज़रा नाजुक हैं, फिर बेहतर हो जाएंगे। और जो अतीक साहब ने बात की और मलखम साहब ने भी की है, हुकूमत आज भी ये कह रही है कि हमें कुछ थोड़ा सा और वक्त दरकार है। हाँ, अभी तक हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है और मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो ये ना तो हमारे हालात का भी नरम से ज़रा बेहतर होते हैं और ना ये हुकूमतों का वक्त का भी उनको इनफ होता है। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। बात सारी यही है कि बचपन से लेके अब तक मैं यही सुनता जा रहा हूँ कि अब इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, अब इसके बाद सही हो जाएगा। लेकिन देखिए, इस बार जब बजट की बात हो रही तो मैं प्योरली ऑन बजट बात करूंगा। मुझे तो ये कोई बहुत हार्श किस्म का एनुअल बजट लग रहा है। अच्छा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे गरीब के किचन पे। आगे बेचारा इतना मरा हुआ है, जो भी कुछ करें, जो भी कुछ प्लानिंग करें, मेरा कहना मानना यही है कि देखिए जो ओवरबर्डन है टैक्स को लेकर, इनडायरेक्ट टैक्सेस को खास करके लेके एक कॉमन मैन, उसकी रिलीफ के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। उसको कोई सुख के रास्ते बनने चाहिए। उसके बिजली का बिल पहले प्रॉब्लम था, पिछले बजट में हम उस पर काम करते रहे। इस बार पेट्रोलियम लेवी हमारे सर पे चढ़ा हुआ है और सारे फिगर्स में क्या दूं, ये सारे भाई तो दे ही रहे फिगर। लेकिन बात यही है कि कमिटमेंट्स जो हैं, एक अप्रोप्रिएट कमिटमेंट सामने आना चाहिए जिसमें जो कॉमन मैन है, जो पुअर है, जो अफेक्टेड है, जो ओवर टैक्स बर्डन्ड है, उसका कोई ना कोई इलाज हो, उसका कोई रास्ता निकले। देखिए सैलरीड क्लास एक तरफ पिस की गई है, अभी देखते हैं, सुना है कि उनको कुछ रिलीफ मिलने वाला है। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं इनको देखें। अगर आप इसकी तफसील पे जाते हैं तो कि हमारा जो अभी टैक्स रिफॉर्म चल रहा है थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका इम्बैलेंस है। वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन के दरमियान घूम रहा है और उसके बाद हो रहा क्या है कि हम देख रहे हैं कि कुछ भी आप खरीदने जाएं, ये टैक्सेस देने के बाद तो आपको फिर मजीद टैक्सेस देने पड़ते हैं। और ये तमाम टैक्सेस देने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अभी तक इतनी लो है और एंजाइटी है इस इकोनॉमिक में अभी तक, और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तमाम अप्रोच है जिसने हम जैसे लोगों को बहुत कुछ अपसेट किया हुआ है और ये सोचे मजबूर कर दे कि अल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स कब बढ़ेंगी, किस तरह से हमारे वो $60 बिलियन के जो प्लान्स थे, $100 बिलियन के प्लान थे, वो टारगेट्स हमारे वो किधर जा रहे हैं, वो सिर्फ पेपर में रह गए, वो कब पूरे होंगे, कैसे होंगे। देखिए ना, एक्सपोर्ट तो आपकी इफेक्ट हुई भी है बात करूं, लेकिन एक आध पॉइंट देने को दिल करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हैवी है, टैक्सेशन है, एक्सपेंसिव एनर्जी प्राइसेस है,
ये लिक्विडिटी क्रंच है उनको, ये तमाम चीजों की वजह से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है जो बड़ी खराब और डैमेज हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इंजर हो रही है। तो बहुत सारी यही है कि हमें किस तरह से अपनी इंडस्ट्रीज को चलाना है, अपने लोगों को चलाना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। पेट्रोलियम जब से आया की वजह से हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन दाम बढ़ते हैं तो आपका डेफिसिट आ जाता है, आपके पेट्रोलियम के दाम बढ़ते हैं तो आपके एम्प्लॉयमेंट के रिस्क आ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, कंपाउंड होते चले जा रहे हैं। मुझे कोई ऐसा एक बात कोई बता दे तो बहुत ही खुशी होगी कि कहाँ पर कैटेगराइज करूं कि जो ग्रोथ को दिखा सकूं और वो ग्रोथ भी ऐसी हो जिसमें वायबिलिटीज हो और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी नजर आ रहे हो। बिल्कुल ऐसी। अतीक साहब, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। पनिशमेंट है जो मिल रही है सबको। जी, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। हमारी गुफ्तगू न्यूज़ टुनाइट में जारी रहती है, ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। मलकम साहब, 2025-26 को तो हम अब समाप्त कर रहे हैं, इसको गुड बाय बोल रहे हैं। नेक्स्ट को हमने हेलो बोलना है 2026-27 को। इसमें क्या सर्वे तो चले ये आज हो चुका है, इसके बाद अभी तक की जो इत्तलात हैं क्या करने जा रही है हुकूमत, कल के बजट में क्या कुछ हो सकता है? जी, वो आपके सामने रख देते हैं कुछ चीज़ें जो मज़ीद ज़िंदगी को अजीरन करेंगी अवाम की। अच्छा, 2200 रुपये के नए टैक्सेस आएंगे जी, वो आपने हमने ही देने हैं जहाँ से भी दे। जो टैक्स कलेक्शन में इजाफे का टारगेट है इस साल का अगले साल के मुकाबले में वो 2200 अरब रुपए ज़्यादा है। 2200 अरब रुपए ज़्यादा होगा टैक्स कलेक्शन का हदफ। जहाँ से भी आए, नंबर एक चीज़ उसे से देख लें क्या होएगा। दूसरा, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का टारगेट जो है 1727 अरब 1727 अरब रुपए इकट्ठा करना है अगले साल के दौरान, जिसमें इस वक्त गवर्नमेंट के पास जो इख्तियार है ना जी, मिला के जो हमने कमिट किया हुआ IMF के साथ कि हाँ पेट्रोल और डीजल पे 80 रुपये पर लीटर लेवी वसूल करेंगे। कुछ हुकूमत ने डीजल पे ज़्यादा कम रखी हुई है, पेट्रोल पे शायद 118 या 116 रुपये है। उसको हुकूमत के पास अगले बजट में इख्तियार आ जाएगा कि 100 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ा सकते हैं जी। अगर कहीं से कोई नाकामी हुई तो वो एक बटन दबा देंगे, हर लीटर से ऑटोमेटिक पैसे आएंगे। उसके बाद महंगाई क्या आएगी? गवर्नमेंट का कहना है कि अगले साल जो महंगाई की शरह 8.5% तक जाएगी। पिछले मई से पहले अप्रैल तक फ्रैंकली गवर्नमेंट के महंगाई के नंबर ठीक थे, लेकिन सिर्फ मई के महीने में 11% से ज़्यादा शरह रही है महंगाई में इजाफे की जी। अगले साल वो जो तमाम गवर्नमेंट 8.5% का टारगेट रख रही है, लेकिन जो तमाम इकोनॉमिस्ट 8.5% किस चीज़ का है? सॉरी, महंगाई में इजाफे का। ओके, अगले साल हुकूमत का ये टारगेट होगा, लेकिन तमाम इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि डबल डिजिट में जाएगी, जो 11 या 12% होगी। अब महंगाई तो एक ऐसी चीज़ है जिसने हर इंसान को अफेक्ट करना, जिंदा इंसान को कहीं भी किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखता है जी। दूसरा, एक और चीज़ हाँ जो हमारी महंगाई में इजाफे की वजह बनती है, हमारे रुपए की कीमत डी वैल्यू होना है। इस वक्त डॉलर हमारा मार्केट में ट्रेड हो रहा है 280 रुपये से थोड़ा सा कम, और हमारे इकनॉमिक सर्वे में कहा कि उसका रेट बताया गया एवरेज साल के दौरान 281 रुपये रहा है। अगले बजट की जो प्रोजेक्शंस हैं रुपए की डॉलर के मुकाबले में कीमत वो 290 रुपये रखी जा रही है जी। अच्छा। उस पर आप देख लें, और डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट भी अगर होती है तो हर जगह आता है। पेट्रोल में जो PDL लगनी ही लगनी है, 80 रुपये भी रहे तो भी काफ़ी है। 1727 अरब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से निकलने हैं, 2200 रुपये नए टैक्सेस से निकले हैं, नए एक्स्ट्रा टैक्सेस से निकले हैं। वो उसका असर अल्टीमेटली आवाम पे ही पड़ना है जो भी हो जाए जी। इसमें जो दूसरी चीज़ है कि डेवलपमेंट सेक्टर गवर्नमेंट को कैप करना पड़े। इस वक्त कोई नई स्कीम शुरू नहीं की जाएगी, ये एक अच्छा फैसला है। PSDP पे कट है, ये अच्छा फैसला है क्योंकि मलकम साहब ये अच्छा फैसला कैसे है कि जो डेवलपमेंट अच्छा फैसला इसलिए डेवलपमेंट हमें यकीन करें ऐसी डेवलपमेंट होती है, ऐसे मनसूबे शुरू किए हुए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहले किसी ज़माने में बड़ा, लेकिन जो कुछ आवाम बेचारों को थोड़ा सा मिलता था, चलें कहीं पे कोई सड़क सीधी हो गई, किसी को कुछ पानी मिल गया, कुछ हो गया, वो भी नहीं होगा। आवाम को कम मिलता था, आवाम पे टैक्सेस की शक्ल में बोझ ज़्यादा पड़ता था। जो हमारा PSDP है, मैं बहुत मोहतात आपको बताता हूँ पूरे पाकिस्तान का इकट्ठा करके। पंजाब में कुछ सूरत हाल बेहतर है, बाकी सूबों में बहुत बुरी है। 50% करप्शन की नज़र होता है। सही, हमारा PSDP तो 50% करप्शन की नज़र होता है। मैं कहूँगा 50% जो करप्ट होके
चंद लोगों की जेब में जाना था, उसकी हमारी बचत हो गई है जी। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और मुझे बिल्कुल खोल के कहनी चाहिए, उस पर बड़ा बोलते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोलती है, दूसरी जमातें बोलती हैं, नून लीग खामोश है। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 700 अरब रुपए से ज़्यादा रकम रखी हुई है, कहता है पूरे सदा पुअर को वो दी जाती है। उसकी खिदमत उनकी ज़रूर होनी चाहिए। इसका दूसरा साइड जो है, आपने पूछा था हमारा कर क्या रहे हैं, हमारे इकोनॉमी का मॉडल मुझे फ्रेंकली अभी तक समझ नहीं आया कि हम किस तरह इकोनॉमी को ग्रोथ देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 700 अरब रुपये जब गरीबों में तकसीम करते हैं, एक साल के लिए उनको रोकते हैं, वो 700 अरब रुपये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर डिस्ट्रिक्ट चुनें आप, वहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाएं, ऐसी स्किल्स दें, वो लोग अपने हाथ से काम करके उससे ज़्यादा पैसे कमाएंगे, उसमें गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, आम बंदे के इज़्ज़त नफ्स वो भी उसमें भी बेहतरी आएगी। 700 अरब रुपये की अगर आप इंडस्ट्री लगाएं, मैं कहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप 20 अरब रुपए की इंडस्ट्री भी लगा दें, 20 अरब रुपए से अच्छी खासी सनत लग जाती है, तो देखिए कितने डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, जो कुछ 25 के करीब डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। हर साल सेलेक्ट कर लें 25 डिस्ट्रिक्ट में आपने इंडस्ट्री लगानी है, 5 साल में आपका एक इनकलाब आ जाएगा जी। उधर किसका ध्यान नहीं है, वो उसकी तकसीम करने पे ध्यान है कि उसमें बड़ी उसका रिजल्ट भी लिया जाता है। दूसरा एक चीज़ और मैं अर्ज़ करूँ, IMF की तरफ हम भागते हैं बार बार। हमारे इकोनॉमिस्ट कोई एक मुल्क बता दें जिसकी इकॉनमी IMF के प्रोग्राम से बेहतर हुई हो, कोई एक मिसाल नहीं है दुनिया में। हम फिर क्यों बार बार उधर जाते हैं, क्यों हम उसका अल्टरनेट नहीं सोचते, क्यों अपनी प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ाते, क्यों हम अपने 700 अरब रुपये जो सिर्फ बिस्फ के 700 अरब रुपये ले लें उसको इंडस्ट्री पे क्यों नहीं लगाते, जे इस चीज़ की मुझे कोई समझ नहीं आता। चले तंसील साहब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स रेज किए यहाँ पे मलकम साहब ने। 2200 अरब रुपए के नए हदफ टैक्स हदफ है, फिर लेवी 1727 अरब रुपए इजाफी हदफ जी, इजाफी ये इजाफी पैसे होने 2200 अरब रुपए, फिर लेवी 1727 अरब रुपए, 80 रुपए, अब ये तो खैर पहले है, अभी 100 रुपए फी लीटर जो लेवी है वो जा सकती है, फिर 8.5% महंगाई में इजाफे का, और जो रुपया डी वैल्यू होके जो डॉलर का रेट हम देखेंगे वो 290 पे हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स तो फिर आवाम के लिए बड़े ही दर्दनाक है। देखें कि जो अभी भाई ने बहुत प्यारी बात की मलखम साहब ने, कि ये मिसाल दी है क्या हमारी हुकूमत को नजर नहीं आता, मछली खिलाने की बजाय मछली पकड़ना सिखाएं। जो इन्होंने आखिरी बात की मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, और आपकी सबकी मौजूदगी में कि जो अच्छी बात करे उसको आगे लेकर चलना चाहिए, और ये हुकूमती ऐवानों में भी सोचना चाहिए। उन एक साल के लिए नहीं देंगे। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खैरात का ही तो काम होता है, टैक्स कोई नहीं देता, खैरात सब देते हैं। तो एक दफा ये बंद करके देखें तो 35 डिस्ट्रिक्ट करके आपके वो किधर से किधर चला जाता है। अब आ जाए 2200 अरब आपने कहा इजाफी टैक्स जा रहा है, वो इस तरह से है कि पिछले 2 साल से सेल्स टैक्स एक्ट पहले 1951 का एक्ट था, जो पाकिस्तान की गिनी हुई टोटल 50 फैक्ट्रियों या इंडस्ट्रीज पे था। फिर 1990 में इसको रिपील करके नया जर्नल सेल्स टैक्स एक्ट लाया गया, जिसके ऊपर फिर इसको इंपोर्टर्स पे भी लगाया गया। फिर 1998 में ये डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, हर कैटेगरी पे ये वो टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये जो 2200 अरब अभी बढ़ रहा है, ये 200% इसका जो आधा वजन है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ही लादा जाएगा। 6 शेड्यूल है जो सेल्स टैक्स एक्ट में होता है, जो एग्जेम्पशन से डील करता है एक, और एक 8th शेड्यूल होता है जो रिड्यूस रेट के साथ। हाइब्रिड गाड़ियों का आपको मालूम है कि जो 1% था उसको भी 18 पे ले जा रहे हैं, जो 8% था उसको भी 18 पे लेके जा रहे हैं। देखें, जो इशारिये बताते हैं ना, जब हुकूमत जो इकदामात लेती है, कड़वी गोली तो हम 1947 से खाते आ रहे हैं मुख्तलिफ औकात में। जब भी कोई हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि जी कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। शुरू में हमने बड़े जज्बे के साथ, जब जवान थे तो हम वोटर भी थे, सपोर्टर भी थे, हम कहते थे नहीं यार ठीक है, ये कड़वे फैसले होंगे, मुल्क ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें मुल्क ठीक सिमत पे जाता नजर नहीं आया। ये 2200 और 1200 लेवी का मिला के अगर ये 3600 या 4000 अरब बन रहा है, तो मुझे ये बताएं 1700 और 2200 4000 अरब बन रहा है, तो ग्रोथ कहाँ से आई? कि इसकी जरूरत तो फिर IMF की वजह से पड़ रही है। और IMF की मैं तायद करूंगा इस बात की कि आप गूगल कर लें अभी कि जिस कंट्री ने IMF के प्रोग्राम लिए हैं, उन्होंने तो अपनी जो किस्त लेते हैं, माजरत के साथ जो पठान सूद पे पैसे देता है, वो अपनी किस्त को सिक्योर करता है कि मेरी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे हो जाए। तो उसके लिए उसको आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी लास्ट टाइम आपका फार्मा सेक्टर है, फॉर्चुनेटली नेगेटिव ग्रोथ है जी फार्मा की।
अच्छा, वो नहीं, वो अभी 1% में है। उसको भी अटेम्प्ट की जा चुकी है, उसके रॉ मटेरियल को 18 करके। अब उससे जुड़ी हुई एक इंडस्ट्री है न्यूट्रास्यूटिकल, जो पाकिस्तान की इमर्जिंग इंडस्ट्री है, Yes. जो रोजगार भी दे रही है, सारा कुछ कर रही है। उसको उन्होंने 18% पे रखा है। लोग इंपोर्टेड मंगवा के यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वो इंडस्ट्री को नहीं रिलीफ दिया जा रहा। तो बात यह है कि रिलीफ वाला तो बजट आप उम्मीद ही ना रखें कि ये बजट आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अंदर चार्जेबिलिटी ही चार्जेबिलिटी है और टैक्सेस ही टैक्सेस हैं। ये जो That's very unfortunate and saddening एक गरीब आदमी के लिए। अतीक साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो भी रही हैं, आपने आई एम श्योर कि सुनी भी होंगी। मेरे पास इकोनॉमिक सर्वे के नंबर्स इस वक्त मेरे हाथ में हैं। इसमें एक चौंका देने वाली बात तो ये भी है कि बिजली, गैस और वाटर सप्लाई की ग्रोथ जो है वो -10% रिकॉर्ड हुई है। अब इसका सियासी और सनती एतबार से मैं क्या इसको समझूं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो अब बिजली, पानी, गैस वो अफोर्ड ही नहीं कर पाती? तरह है जी, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं वो तो सबोटाज हो चुकी है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा अब टैक्स नेट है वो चाहता ही नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या वैल्यू एडिशन। इन तमाम बातों को, जो इतनी वैल्यूबल बातें मैं सुन रहा था, एक बात करने को दिल करता है। वो बात ये कि हम सब अगर कोशिश करें तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को फरोग पा सकती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री आपकी वो इंडस्ट्री है जो आप 98% रॉ मटेरियल, केमिकल और दूसरी चीजें आप इंपोर्ट करते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे घुसते चले जा रहे हैं और आपका ट्रेड डेफिसिट जहाँ पे बड़ा हो रहा है वहाँ पे आपकी इंपोर्ट के जो फिगर्स है वो बलूनिंग हो रहे हैं। तो उसको सेव करने के लिए आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करना पड़ेगा और चीजें लोकली बनानी पड़ेंगी जो आप इस पूरी तरह से बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं इसकी मिसाल दूंगा कि हमारे पाकिस्तान में एक ऐसी फैक्ट्री भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री में लगी। ये एक एग्जांपल है, ऐसी सैकड़ों एग्जांपल है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री की, जो बस और ट्रक के रेडियल टायर्स जो है ना बना के, ना सिर्फ ये कि लोकल कंजम्पशन को पूरा कर रही है, 54% आपकी इंपोर्ट उन्होंने कम कर दी टायर्स की रिक्वायरमेंट की, और साथ ही साथ वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इजिप्ट पे कर रहे हैं, यूएसए पे कर रहे हैं, ब्राजील कर रहे हैं और साउथ अफ्रीका कर रहे हैं। कितना रिमार्केबल एग्जाम्पल सामने आया। तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टैक्स हॉलीडेज दे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री में, ताकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम हो, सारी चीजें लोकल बने और हम यहीं पे कंजम्पशन कर सके चीज़ों। ठीक है। अच्छा मलखम साहब, एक जो इसमें चीज़ ये भी है कि बिस्प की बहुत बहस हमने देखी है। मैं सियासी साइड पे नहीं जाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से नंबर्स शेयर करें। बिस्प का बजट ये बताया जा रहा है कि बढ़ा के 722 अरब से वो 800 अरब तक हो सकता है। जो वफाक की तरफ से एक शर्त बताई जाती है कि IMF की ये शर्त है कि इसका जो बोझ है वो सूबे उठाएं, पीपल्स पार्टी इस पर मानती नहीं है। ये इसकी सियासी साइड भी है, लेकिन ऑफकोर्स ये फैक्ट्स भी हैं। तो मेरी तस्हीह कीजिएगा जहाँ पर मैं गलत होंगी। अब वफाक के पास अगर पहले से ही पैसे नहीं है तो ये मजीद बोझ किस तरह उठाया जाएगा, ये बिस्प का बढ़ना इसके बजट का, तो ये प्लीज एक्सप्लेन करें। इसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स है जी। उस कार्ड का नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रखा गया है, कार्ड पे भी लिखा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उसको पॉलिटिकली उसको खेला जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। उन मोहतरमा के नाम पे इनका नाम रखा गया, अच्छी बात थी, लेकिन शायद मोहतरमा का इतना भी मकसद ना हो कि सारी उम्र के लगा दिया जाए। फॉर द टाइम बीइंग होता है। इसको IMF भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। अब IMF क्यों सपोर्ट कर रहा है मेरी समझ से बाहर है। आप खैरात की बजाय अब इसको इंडस्ट्री, लोगों को स्किल्स दे दें, लोकल इंडस्ट्री छोटी मोटी लगा दें, उनको काम सिखा दें, उनको जो जिसको हम छोटी इंडस्ट्री कहते हैं, हट इंडस्ट्री कहते हैं, वो लगा दें। उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है, उसकी उधर कोई तवज्जो ही नहीं। हमारे बजट का कोई डेवलपमेंट मॉडल ही नहीं। हमारा हर बजट एक साल के लिए होता है कि ये साल गुजर जाए, अगले साल फिर देखेंगे। एक चीज़ मैं जिक्र करनी भूल गया, अगले साल हमारा डिफेंस का बजट जो हमने IMF को लिख के दिया है वो 2650 अरब के करीब या 2650 अरब के करीब है, लेकिन शायद उसको 3000 अरब तक ले जाएं। उस पर बहुत से लोग बहुत तनकीद भी करते हैं। जिस चीज़ पे तनकीद नहीं करते, अगले साल 8600 अरब पे हम सिर्फ सूद की अदाई पे देंगे, सूद की अदायगी, कर्ज वापस नहीं होगा। 8600 अरब रुपये सूद की अदायगी पे जाएंगे। उस कर्ज को कम करने के लिए हमने इस बजट में, मुझे कुछ एक लाइन नज़र नहीं आई जी, कहाँ से वो पूरा होगा जी। ठीक है, आप सबका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त ख़त्म हो चुका है और सवालात हैं जो कि अभी भी जिनका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक शामिल करते और वापस आते हैं।
जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम के हिस्से में हम ईरान अमेरिका जंग की बात करेंगे, जहां पे मामलात हमें ना तो थमते हुए नज़र आते हैं और कशीदगी तो वो हमें बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है वो अब कुछ गैर मामूली सूरत इख्तियार कर रही है, जहाँ पे ईरान की तरफ से अमेरिका पे हमले जवाबी, बल्कि अमेरिका की तरफ से ईरान पे, तो ये जो हमलों का सिलसिला है, जो एस्केलेशन है, वो हम देखते हैं कि बढ़ती चली जा रही है। एक तो चलें ऑन ग्राउंड हमें कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप के जो आजकल के बयानात हैं वो मजीद एस्केलेशन ही कंसिडर की जा सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तो रिसेंटली ये भी दावा किया कि ईरान की जो भी कैपेसिटी है, चाहे वो बहरी, फ़ज़ाई और दिफाई, और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरह का दावा किया, वो ये कहते हैं कि ये तमाम तर सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचाया जा चुका है और अमेरिका ईरान के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयों के लिए भी तैयार है। अब साथ वो ये भी कहते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में ईरान के अहम तेल और गैस के जो मराकज़ है, ख़ास तौर पर खार्क जजीरा, ये भी पहली बार नहीं कि जिसको मेंशन किया गया कि इस पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा या उसके हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि ईरान की जो तवानाई मंडियां उस पर भी मजीद दबाव डाला जाएगा। अब उसके अलावा दूसरी तरफ से अगर आप ईरान की तरफ देखें तो ईरान की तरफ से भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ भी सामने आती है, लेकिन साथ ये कहा जाता है कि हम ईरान, एक तो अमेरिका पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते और जब तक हमारी बातें मानी नहीं जाती तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल है जिससे ना तो निकलता हुआ कोई एकदम से हमें कुछ नज़र आता है, लेकिन ये जो एस्केलेशन है ये हालात को बहुत ख़राब कर रही है। तो इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच ऑन द शो। आपकी राय के मुताबिक मुआहदा तय पाना बहुत लंबे अरसे से, अब तो हम देख रहे हैं कि मुआहदा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ये डेडलॉक कहाँ पे है? जी, इस पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुआहदा हो जाना था और शायद बहुत करीब थे कि एक कंसेंसुअल एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन ये अचानक से इसराइल का जंप करना उसने सारी सिचुएशन को जो है ना वो डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन इसराइल वाज नेवर आउट ऑफ इट। नहीं, वो जो ये मुआहदा हो रहा था अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसमें जो है वो इसराइल को कुछ नहीं मिल रहा ना। वो कह रहे हैं हमारा इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो मज़ीद जो ममालिक हैं उसको एक्सेप्ट कर ले। उसका मतलब क्या है कि इसराइल को एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिकग्निशन देना, तो उसमें जो जब क्लियर उनको नो आ गया तो डेफिनेटली उन्होंने दोबारा जो है उसको पुश किया एस्केलेशन की तरफ और दोबारा फिर अटैक शुरू हो गए हैं। और शायद अब हम अभी मुस्तकबिल करीब में तो हम ये नहीं सोच सकते कि मुआहदा होगा। अभी दोबारा टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया, तो अभी ये सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। अभी इसराइल ने भी अपने आप को शो करवाया कि हाँ, मैं भी एक स्टेक होल्डर हूँ, मुझे भी इसमें जो है वो कंसीडर किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर हालात मज़ीद पेचीदा होंगे, जैसा कि दोबारा हो चुके हैं। तो इसमें आपको लगता है कि जो हालात हैं वो इसराइल के एक स्पॉइलर का रोल अदा करने की वजह से हैं? तो फिर यूएस हमेशा से प्रेसिडेंट ट्रंप के आप बयान देखें तो वो तो इस तरह की पावर शो करते हैं अपनी। वो कहते हैं मैं बीबी नेतन्याहू को कन्विंस कर चुका हूँ, मैंने उनको बता दिया कि आप लेबनान के अंदर भी सीज फायर करें। इसका मतलब तो ये हुआ कि यूएस के पास अथॉरिटी है, वो ये शो करने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया को। तो फिर कन्विंस क्यों नहीं कर पाते? असल में यूएस के पास अथॉरिटी है, लेकिन जब बात इसराइल की आ जाती है ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें कुछ चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए कि यूएस के इसराइल के साथ बहुत पुराने जो है मरासम है और बड़े मल्टी डायमेंशनल है और बहुत अच्छे मरासम है। दूसरा हमें ये भी देखना चाहिए कि एक जो ज्यूइश लॉबी है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसका बहुत ज़्यादा अमेरिका में रोल है। तो ये इन फैक्टर्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए कोई भी प्रपोजल को लेके आना ईरान के पास या दोनों का एक टेबल पे आना, उसमें एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसको रिकवर करना या उसको स्ट्रेंथन करना, ट्रस्ट को बनाना, वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये अमेरिका की हिस्ट्री रही है, क्योंकि वो इसराइल को जब भी वो मिडल ईस्ट में कुछ करते हैं तो वो सबसे पहले इसराइल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि उनका वो एलाय है, स्ट्रेटजिक रिलेशन है उनके। इसमें जो है अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसराइल को जो है वो सेटिस्फाई करना। और बल्कि पिछले दिनों तो हमें प्रेसिडेंट ट्रंप की एक वो एक जो है वो स्टेटमेंट भी हमारे एक सामने आई थी, वो बड़े डिफरेंट किस्म की उन्होंने टफ लैंग्वेज यूज़ की थी नेतन्याहू के लिए। तो वो अमेरिकन भी इस चीज़ को सोच रहे हैं कि ये इसराइली हमें एक ब्लैकमेल की तरफ तो नहीं लेके जा रहे। अब डील होते रह गई या दोबारा फिर टेम्परेचर हाई हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसराइल की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप जो ये बात कर रहे हैं कि वो ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैप्चर कर सकते हैं, खाग आइलैंड की बात हो रही है,
और फिर साथ वेनेजुएला की बात हो रही है कि जिस तरह से वेनेजुएला के अंदर हमने किया उसी तरह से हम ईरान के अंदर खार्ग आइलैंड के अंदर कर सकते हैं। इज इट प्रैक्टिकल फॉर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू डू सो? बिकॉज जो लोकेशन की सिर्फ मैं बात करूं तो जो खार्ग आइलैंड की है वो वेनेजुएला की उस तरह से तो नहीं थी, तो और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ बनाते हैं इसको ऑब्वियसली। हाँ, जब ये जंग शुरू हुई थी तो उसमें हम ये कह सकते थे कि शायद वेनेजुएला वाली एपिसोड जो है वो रिपीट होगी, लेकिन जैसे ही ईरान ने इसको रेजिस्ट किया और जैसे ही ईरान ने अपनी एक स्ट्रेटजिक थिंकिंग जो है, जो उसकी स्ट्रेटजी थी, उसको जब एक्टिव किया तो उसमें अब ये कहना मुश्किल है कि वेनेजुएला वाली सिचुएशन यहाँ पे बनेगी। देखें जंगों में क्या होता है, अगर हम दुनिया की हिस्ट्री पढ़ें तो जंगों में जब लीडरशिप जो है उसको अब जब आप असैसिनेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो डिफीट जो है वो इम्पोज कर दी, आपने जो है विक्ट्री को सिक्योर कर लिया है। लेकिन ईरान के केस में ये मुख्तलिफ है, जैसे ही उन्होंने लीडरशिप को हटाया, असैसिनेट किया, तो वो ईरानियन नेशन के लिए एक स्ट्रेंथ बन गई। और शुरू में तो वो आए थे कि हमने इनकी जो है वो पॉलिटिकल रजीम चेंज करना है, हमने जो लीडरशिप जो है वो चेंज करनी है, तो इस किस्म के बयानात वो दे रहे थे। लेकिन ईरान की स्ट्रेटजी इसमें देखें कितनी क्लेवर थी कि उन्होंने पूरी जंग का रुख जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ मोड़ दिया। अब अमेरिकन जो है वो ये बात नहीं कर रहे कि हमें जो है वो ईरानियन गवर्नमेंट चेंज करनी है या लीडरशिप कैसी हो, अब उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज की पड़ गई, अब उनको अपने एलाइज की फिक्र पड़ गई है। सो इसमें जो है ये अब इस वक्त ये जंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो उसमें अभी ये कहना मुश्किल है कि सीज़ फायर इसमें अब कब होगा, क्योंकि सीज़ फायर की वायलेशन स्टार्ट हो गई है और ये जंग इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। एक तरफ सीज़ फायर की एफर्ट चल रही हैं, साथ साथ वायलेशन चल रही है, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक जो है वो इंगेजमेंट भी चल रही है, डायलॉग भी चल रहे हैं, और तीसरी तरफ जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और कंट्रीज़ जो है वो भी इसमें स्पिल ओवर इफेक्ट्स इसके जो है इस वॉर के और कंट्रीज़ तक भी पहुंचना शुरू हो गए। उसमें लेबनान है, जिस तरह अमेरिकन एलाइज हैं गल्फ वॉर में। अच्छा, इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से को मुकम्मल तौर पे बंद करने की जो बात है ईरानी हुकाम की तरफ से आई है, एट दिस पॉइंट व्हाट डज इट मीन? अभी तक तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल एक उनका एक एग्रेशन है, एक स्टेटमेंट जो आई है, इट शोज़ कि वो दोबारा गुस्से में आ गए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो डेफिनेटली ईरान की तरफ से भी रिस्पांस वैसा ही आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा इसको जो है वो दोबारा बंद करेंगे। ये अभी तक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। डेफिनेटली दोनों कंट्रीज़ जो है वो अपनी अपनी जगह, उन दोनों को फेस सेविंग चाहिए। दोनों के दरमियान इस वक्त जो कंपटीशन चल रहा है वो कोई पॉलिटिकल गेन का कंपटीशन या किसी टेरिटरी का कंपटीशन नहीं है। इस वक्त कंपटीशन चल रहा है क्रेडिबिलिटी का और कैपेबिलिटी का। तो उसमें जो है डेफिनेटली अमेरिका ने जब ये कहा कि उसका मतलब ये है कि वो कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। और मेरा ख्याल है कि थोड़े दिनों बाद हालात दोबारा जो है वो सीज़ फायर की तरफ शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर हालात वो सीज़ फायर की तरफ जाएंगे? देखें, पहले भी सीज़ फायर की एफर्ट्स हुई। देखें, अभी भी जो दोनों में ईरान और यूएस में जो भी कन्फ्रंटेशन चल रही है, साथ साथ वो अपने एक डील की भी जो है ना वो सिग्नल देते हैं कि हाँ हम डील के लिए भी तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है डिफरेंट स्टेटमेंट्स रोजाना आती हैं। एक तरफ वो अपना एग्रेशन शो करते हैं दोनों पार्टी, दूसरी तरफ वो डील की बात भी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के माइंड में किसी एक डायमेंशन में ये है कि हमें अब डील कर लेनी चाहिए, हमें अब कोई समझौते की तरफ जाना चाहिए। तो इससे मुझे ये लगता है कि अभी टेम्परेचर दोबारा जो हाई हुआ है, कुछ दिनों में ये दोबारा फिर लो होगा। चलें, वी होप एंड प्रे कि ये टेम्परेचर जो राइज जिसमें हम देख रहे हैं उसके अंदर हम फॉल भी देखें। डॉक्टर तीको रहमान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने आज के न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।